हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे बहुत सारे कॉल लेटर्स अभी इशू कर रही है फॉर वेरियस पोस्ट। जैसे उन्होंने प्रेफरेंशियल बेसिस पे सबसे पहले जो टेक्नीशियंस हैं और जो एएलपी की पोस्टें हैं उनके कॉल लेटर्स उन्होंने इशू करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे के क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, किस तरह से बेसिकली रेलवे में ज्वाइनिंग होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। हम देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो सभी को पता रहता है, लेकिन उन्हें प्रिकॉशंस नहीं पता रहता है कि ज्वाइनिंग करने से पहले रेलवे में क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं। उन सभी एस्पेक्ट्स को देख के चलना होता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कहाँ पे किया जाता है, एंड अंत में हम देखेंगे कि भाई हाउ यू शुड बी ब्लेस्ड, आपको कैसे गॉड की ब्लेसिंग्स मिलें ताकि आप बहुत आराम से ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ करवा लें एंड यू ज्वाइन रेलवेज वेरी स्मूथली। आप आराम से ज्वाइन करें विदाउट एनी हैसल। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अभी जैसा कि जो सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल फाइल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इन दैट केस आपको जो कॉल लेटर दिया जाएगा वो बेसिकली जो कॉल लेटर है वो ईमेल के थ्रू भेजा जा रहा है दोस्तों। तो ईमेल के थ्रू जो कॉल लेटर आपको मिलेगा, आप उसकी 2-3 कॉपी करा के रख लीजिए अपने पास। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो भी कॉल लेटर है आपका। एंड इसके अलावा कॉल लेटर में ही आपको लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम में लानी है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सभी मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट्स। इसमें लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि उन्होंने सारे पास सर्टिफिकेट्स ले लिए, जैसे ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन मार्कशीट्स नहीं लेते हैं। उसी तरह से 10th का पास सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन मार्कशीट्स नहीं लेते हैं। तो ये आप इसमें ज़रूर इंश्योर करें कि जितने भी मार्कशीट्स हैं उन सभी को लें, और स्पेसिफिकली 10th का जो पास सर्टिफिकेट है, 10th का जो मार्कशीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में आपके डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मेंशन होते हैं। तो ये ज़रूर डॉक्यूमेंट ध्यान दें। बेसिकली जो 10th का जो पास सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट्स होता है उसका रिलेवेंस इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होता है। तो ये ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये दोनों, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास दोनों है तो दोनों अवश्य लें। अगर पैन कार्ड आपका नहीं बना है दोस्तों तो अवश्य बनवा लें पहले ही, क्योंकि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट अब आपको पड़ेगी। आप जैसे ही आप रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो आपके जो भी इनकम टैक्सेस होंगे वो सब डिडक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको पैन कार्ड की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसके अलावा आप 10 से 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवश्य खिंचवा लें, क्योंकि इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम में। मतलब आप चाहें तो एक्स्ट्रा फ़ोटो खिंचवा के रख लें, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, मान लीजिए कि आप सिम लेने जाएंगे तो वहाँ भी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नए जगह में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। तो आप उस हिसाब से, मतलब आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हुए आप ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा के रख लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम रहेगा दोस्तों। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। जो भी SC ST और OBC के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बनवाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है, तो जिसमें बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश ज़रूर करें दोस्तों कि 1 साल से पुराना ना हो। एंड जैसे ही आपको अभी कॉल लेटर मिलती है तो अभी से अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लग जाते हैं तो आप अपना फ्रेश कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में ये दिक्कत आती है कि किसी की कास्ट सर्टिफिकेट पुरानी हो जाती है 1 साल से ज़्यादा, तो इन दैट केस वो बड़ी दिक्कत आती है उनको। तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट फॉर्मेट में हो एंड 1 साल से पुराना ना हो। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बेसिकली या तो आपका स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो इशू कर देते हैं, या आपके जो भी इलाके में BDO SDO हैं वो भी इशू कर सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवा लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों एफिडेविट फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि इसमें मेंशन रहता है कि आपने कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं किया है, आपको कभी भी मतलब बेसिकली जेल में बंद नहीं किया गया है। इस तरह का एफिडेविट आपको एक नोटरी, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो नोटरी वाला जो रहता है, नोटरी वाले के पास जाएंगे तो वो आपको एफिडेविट बनवा देंगे, वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना रहता है, वो नोटरी वाले के पास जाएंगे, आप वो बना देगा। तो इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है इंडेमनिटी बॉन्ड। तो इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है कि बेसिकली रेलवे में जहाँ भी ट्रेनिंग वाले पोस्ट हैं, जहाँ पे भी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियंस हैं, और भी जो एनटीपीसी के पोस्ट होते हैं, तो उनमें ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें ट्रेनिंग कंडक्ट करने के कारण इसमें एक 5 इयर्स का इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। मतलब आप अगर रेलवे 5 साल से पहले छोड़ते हैं तो रेलवे में जो भी ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम होता है इंडेमनिटी बॉन्ड। तो इंडेमनिटी बॉन्ड ज़रूर बनवा के रख लें आप, उसका फॉर्मेट देख लें। ये भी नोटरी वाले के पास ही बनता है, एंड उसमें इनकेस अगर आप छोड़ के जाते हैं तो जो भी ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपके लिए, आपके बिहाफ पे कोई बॉन्ड मतलब फिल करेगा, हो सकता है आपके फादर हों, आपके अंकल हों, आपके जो भी रिलेटिव्स हों, तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको भरवा के पहले से रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर ट्रेनिंग पोस्ट। उसमें आपके बेसिकली जो कॉल लेटर रहेगा, कॉल लेटर के साथ ही वो अटैच्ड रहता है। इसके अलावा एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है दोस्तों। तो अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है, अटेस्टेशन फॉर्म में बेसिकली 2-3 विटनेस उसमें साइन करते हैं कि हाँ आपको वो जानते हैं, आपसे मिले हुए हैं। तो मिनिमम 2 विटनेस उसमें साइन करते हैं दोस्तों। तो ये तो कोई भी कर सकता है, आपके फ्रेंड्स भी साइन कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप साइन करवा के ही लाएँ इस अटेस्टेशन फॉर्म को भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसे ही आप रेलवे में ज्वाइन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। आप अपना एक कैंसल्ड चेक जमा करें ताकि आपका सैलरी वगैरह उसमें मतलब बेसिकली सैलरी आने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स इज़ मस्ट। एंड रेलवे में बैंक अकाउंट आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक में खुलवाना मस्ट है। तो आप कोशिश करें कि जो सबसे अच्छे जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इनके ब्रांचेस बहुत जगह रहते हैं। तो इन टाइप के ही बैंकों में आप अपना सेविंग अकाउंट पहले से खुलवा लें, और कोशिश करें कि उसका जो सेविंग अकाउंट के साथ में जो चेक बुक रहता है वो सब चीज़ें भी लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कैंसल्ड चेक बुक वहाँ देना पड़े। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एनपीएस का फॉर्म। तो बेसिकली जैसे 2005 के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एनपीएस फॉर्मेट में है, न्यू पेंशन स्कीम में है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, जहां आपको 50% पेंशन दिया जाता था आफ्टर रिटायरमेंट, तो अब नए पेंशन स्कीम में कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। तो उसका आपको फॉर्म भरना, फिल करना पड़ेगा, एंड उसके आधार पे आपको एक प्रैन नंबर जनरेट होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है, तो वो आपको जनरेट होता है। प्रैन नंबर बेसिकली रिटायरमेंट से रिलेटेड रहता है, तो वो एक जनरेट होगा, एंड उसके बाद आपका जो एनपीएस में एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ एनपीएस में जमा होता रहता है, और वो धीरे धीरे आपको जब रिटायरमेंट होता है तो वो उस समय मिलता है दोस्तों। तो ये एक सब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ज्वाइनिंग के साथ। तो ये दोस्तों मोटे मोटे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ऑलमोस्ट जितने भी रेलवेज हैं उनमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स, ये मोस्टली ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। हो सकता है इनमें से एक आध डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगे जाएं, रेलवे टू रेलवे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम में। तो अपने कॉल लेटर में जो भी ज्वाइनिंग लेटर मिलती है, आप उसको में देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस को जो आपको लेने चाहिए ज्वाइनिंग, रेलवे में ज्वाइनिंग करने से पहले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो ये है कि दोस्तों मिनिमम 3 कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हैं उसकी 3 कॉपी मिनिमम करा के रख लीजिए। मतलब ओरिजिनल तो रहेगा ही, उसके साथ 3 जेरोक्स कॉपी
ज़रूर रख लीजिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि कई बार आप इधर आएंगे और वो आपसे मांगेंगे कि इसका एक और जेरोक्स दीजिए, तो आप फिर जेरोक्स ढूंढते रह जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखें। इसके अलावा ऑल ओरिजिनल्स टू बी बॉट, जितने भी ओरिजिनल्स हैं उसको आपको लेके आना पड़ेगा। तो इसको केयरफुली लेके आएँ दोस्तों। आप जानते होंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हैं बहुत सेफली उसको, जो जहाँ भी रखते हैं उसको प्रॉपरली रखें, ताकि कहीं किसी तरह से वो गायब ना हो जाए आते समय। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान दें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सेफली लेके आएँ। अभी बारिश का समय चल रहा है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं ख़राब हो जाएं, या आपने प्लास्टिक के अंदर नहीं रखा तो प्लास्टिक पानी वानी गिर जाए तो उससे ख़राब हो सकते हैं। तो इन सभी का ध्यान दें दोस्तों। इसके अलावा किसी भी कंफर्टेबल ट्रेन या बस से ही आएँ दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप पैसा बचाने के लिए आप जैसे तैसे किसी मतलब जनरल बोगी में आ रहे हैं या बस में जैसे तैसे ऊपर नीचे चढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। और जिस तरह का अभी सिचुएशन चल रहा है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ज्वाइनिंग हो सकता है डिले कर दिया जाए। आपको अगर मान लीजिए कि सर्दी खांसी बुखार हो जाता है ज्वाइनिंग के टाइम में ही, तो आपको यहाँ पे मतलब जब भी जहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पे फालतू में आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ों की भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप कंफर्टेबली आएँ। जो भी बस ट्रेन टिकट है अभी से टिकट करा के रख लें, और कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुँचें, 1 डे इन एडवांस। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसी दिन पहुँचेंगे, लेट हो गए तो आप बहुत मतलब फालतू में पैनिक हो जाएंगे। तो इसीलिए एक दिन पहले आप अपने जो भी जहाँ पे डिवीज़न में जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होनी है वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाएं, अपने आराम से होटल में स्टे कर लें, और कोशिश करने के 4-5 दिन के हिसाब से प्लानिंग करके आएँ, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ज्वाइनिंग करवाने में। इसीलिए एटलीस्ट मिनिमम 5 सेट्स ऑफ क्लॉथ्स लेकर ज़रूर चलें। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है दोस्तों कि कोरोना जैसा जो माहौल फैला हुआ है, तो उसमें आप अपने 5 सेट्स ऑफ क्लॉथ्स मिनिमम लेके चलें, ताकि अगर मान लीजिए कि होटल में आप रुकते हैं तो उसमें साफ़ सफाई का जो दिक्कत है वो सब आपको फेस ना करना पड़े। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा आप मास्क कैरी करें, सैनिटाइज़र कैरी करें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी आप रेलवे में ज्वाइनिंग करेंगे तो आप मास्क और सैनिटाइज़र अवश्य पहन के आएँ, क्योंकि कई बार मतलब हो सकता है कि वहाँ जो ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर हैं वो आपको बोल दें कि अरे आप तो मास्क पहन के नहीं आए हैं, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो इनका टेम्परेचर चेक कराओ, तो इनका ये सब चीज़ें चेक कराओ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलें दोस्तों। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर की एक कॉपी हमेशा अपने पास रीडली अवेलेबल रखें। मान लीजिए अभी जो लॉकडाउन और कोरोना की जो सिचुएशन फैली हुई है, इसमें कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों जा रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए आप अपने पास ज्वाइनिंग लेटर की एक कॉपी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, या उसकी फिजिकल कॉपी अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। तो आप तुरंत दिखा दें कि मैं रेलवे का भाई ज्वाइनिंग होने वाला है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो इसी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है दोस्तों। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो जितने भी प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जो ज्वाइनिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में 3 पैनल ऑफिसर्स रहते हैं और उनके साथ स्टाफ रहता है पूरा। उसमें डीपीओ हो सकते हैं, 2-3 एपीओ होते हैं। तो ये सभी मिलके पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है तो इन दैट केस आपको 2 से 3 दिन भी लग सकता है ज्वाइनिंग के टाइम में। तो ये ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो रेलवे में बहुत स्ट्रिंजेंट है। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिटेल में चेक किए जाते हैं, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाती है। तो आप इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लें दोस्तों। फाइनली आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ज्वाइनिंग रेलवेज। आप रेलवे ज्वाइन करें, आप रेलवे में प्रॉस्पर करें एंड यू रीच न्यू हाइट्स इन रेलवेज। बहुत अच्छे से प्रमोशंस मिले आपको रेलवे। इसी कामना के साथ आई एंड माई वीडियो हियर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हैव ए गुड डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।